what about the last topic? Do you have any questions regarding that? No? Okay, No, all sir. good. So today we have to look on escalation rules. ठीक है, तो बेसिकली एस्केलेशन रूल्स होते क्या हैं, किस काम में आते हैं, ठीक है, ये आज अपन देखते हैं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन, वेट अ व्हाइल. Okay, so is my screen visible to all? Yes, sir. Okay, so आज अपन एस्केलेशन रूल पढ़ेंगे. तो बेसिकली एस्केलेशन होता क्या है इन नॉर्मल टर्म. मैंने तुम्हें कुछ काम दिया और तुमने उस काम को टाइमली नहीं किया, विच मीन्स कि मुझे उस चीज को एस्केलेट करना पड़ेगा कि ये मेरी डेडलाइन थी, ये मैंने काम उसको असाइन किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाया. सो इस प्रोसेस को अपन बेसिकली एक एस्केलेशन बोलते हैं. और सिमिलरली क्या ये अपन को बिजनेस रिक्वायरमेंट में रिक्वायर्ड आता है, यूज आता है, तो यस. इसको अपन कुछ इस तरह से समझते हैं कि आपके पास एक केस आया, ठीक है, और वो केस आपका हाई प्रायोरिटी का केस है. वो केस आपने किसी को असाइन किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्यों, क्या, कि वो केस 2 दिन के अंदर रिजॉल्व होना चाहिए. ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन अपन ने क्यों मेट की, क्योंकि अपन ने अपने कस्टमर्स को कमिट कर रखा है कि अगर आप कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है तो विद इन 2 डेज आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी. बट अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा नहीं हो पाता तो उस केस में कस्टमर आपको बोलेगा और आप नीचे वालों को बोलोगे कि वाई दिस डिले इज हैपन. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या पता करना चाहिए, आपको एक टाइमली मॉनिटर, हर चीज को मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये के जो भी आप किसी को कोई केस असाइन करोगे वो केस प्रॉपरली इन प्रोग्रेस है या नहीं है. ठीक है, अगर उस पे किसी ने काम करना ही नहीं चालू किया, सपोज कि आपने उस केस को गलती से उस बंदे को असाइन कर दिया जो ऑलरेडी पीटीओस पे चल रहा है. ठीक है, तो उस केस में अपने पास जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ये है कि 2 दिन के अंदर होना चाहिए, बट द पर्सन इज नॉट अवेलेबल एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. सो फाइनली हाउ वी हैव टू नो दैट. ठीक है, तो इस केस में अपन क्या करते हैं, केस मैनेजमेंट के ऊपर अपन एस्केलेशन रूल्स लिखते हैं. तो एस्केलेशन रूल क्या करता है कि अपन एक डेडलाइन दे देंगे और उस डेडलाइन के ऊपर अगर कुछ इवेंट्स या एक्शंस उसके ऊपर परफॉर्म नहीं होंगे तो वो चीज सेल्सफोर्स अपन को एक्सक्लेट करके दे देगा. वो एक्सक्लेट कैसे करेगा, आप उसमें सेट ऑफ यूजर्स डाल सकते हो, ईमेल के थ्रू ट्रिगर कर सकते हो. तो वो जैसे ही वो एक डेडलाइन पे मीट करेगा तो आपके पास एक एस्केलेशन मेल आ जाएगा. तो अपन एस्केलेशन रूल किसके ऊपर बनाते हैं, बेसिकली अपन एस्केलेशन रूल केस के ऊपर बनाते हैं और इसको अपन मॉनिटर भी कर सकते हैं. तो जब आप यहाँ पे क्विक फाइंड पे एस्केलेशन लिखोगे तो देयर इज अ वन वे through which you can able to create a escalation rule, whereas in monitor you can just monitor the escalations. ठीक है. अब यहाँ पे अपन सबसे पहले अपन एक रूल बनाते हैं, केस एस्केलेशन रूल. ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है आएगा. ठीक है, स्टैंडर्ड के अलावा आप कुछ भी बना सकते हो और एक बार में आपको एक एक्टिव करना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले अपन न्यू पे जाते हैं. यहाँ पे अपन ने रूल का नेम दे दिया. रूल का नेम अपन ने डाल दिया कि हाई प्रायोरिटी. ठीक है, इसको एक्टिव कर दिया.
once we active this thing, which means कि case management will consider only this escalation rule. So at a single time we only have a one active rule. ठीक है, अब अपन इसके अंदर रूल क्राइटेरिया डालेंगे. सो यहाँ पे अपने रूल क्राइटेरिया डाला, इफ केस स्टेटस, अगर केस स्टेटस पेंडिंग या इनएक्टिव के इक्वल है तो अपन को क्या करना है, स्पेसिफाई बिजनेस ओवर क्राइटेरिया. अब इसमें अपन बिजनेस ओवर क्यों यूज करते हैं, बिजनेस ओवर यूज करने के पीछे एक रीजन है कि आप किसी कंपनी को सपोर्ट दे रहे हो, तो वो सपोर्ट आपको उसके बिजनेस ओवर के कंटेक्स्ट में देना पड़ेगा. ठीक है, और हर कंपनी का एक खुद का बिजनेस ओवर होता है, और बिजनेस ओवर जब अपन ने शुरू में पढ़ा था तो वहां से अपन ने क्रिएट करने सेट करने की कोशिश ऑलरेडी ये सीखा था कि हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस ओवर एंड हाउ टू ऐड एन हॉलीडेज. ठीक है, अब इसको आप इस तरह से समझो, जैसे अपन यूएस सपोर्ट दे रहा है, तो यूएस सपोर्ट के अंदर अपन को क्या होता है कि रात को जगना पड़ता है. वो इसलिए जगना पड़ता है क्योंकि अपना जो आईएसटी है वो 12 घंटे आगे है. ठीक है, तो यहाँ पे जब रात होगी तो वहां सुबह होगी. तो उस केस में जो वहाँ के सपोर्ट केसेस है वो अपन को रात को ही एलिजिबल होंगे. तो और जो अपन अभी यहाँ से लॉग्ड इन है वो आईएसटी रीजन में लॉग इन है. दैट्स व्हाई वी नीड टू आइदर अप्लाइड सर्च बिजनेस ओवर, सॉरी, सेट बिजनेस ओवर, बिकॉज अपना जो ये प्रोसेस है वो खाली सीएसटी के बिजनेस कंटेक्स्ट में चलेगा. सो इन दैट वे वी नीड टू सेट अ बिजनेस ओवर एंड यूज बिजनेस ओवर स्पेसिफाइड ऑन द केस. केस के ऊपर भी एक बिजनेस ओवर होता है, तो अगर अपन उस केस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा. ठीक है, यहाँ पे आप हार्ड कोडेड कर सकते हो, या आप केस से उठा सकते हो, या आप उसको इग्नोर कर सकते हो. तो अपन केस पे रखते हैं. ठीक है, स्पेसिफाई हाउ एक्सक्लेशन टाइम आर सेट. अब टाइम कैसे सेट होना चाहिए, जैसे ही केस क्रिएट होगा तब आपका ऑटोमेटिक टाइम सेट हो जाना चाहिए, या व्हेन केस इज क्रिएटेड एंड डिसेबल आफ्टर द केस इज फर्स्ट मॉडिफाइड. जब वो केस क्रिएट होगा और डिसेबल हो जाएगा एक बार मॉडिफाई करने के बाद, तो या बेस्ड ऑन लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, जो आपका लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम है लास्ट अपडेटेड हुआ है उसके भी आप पे. तो अपन बोलते हैं कि एस्केलेशन रूल हमेशा केस क्रिएटेड पे कर रखता है. So as per your business need, you may switch these three options. ठीक है, either you have to go with a case created one, either you have to go with a once the case is created and disable after the case is first modified. जैसे ही आपका केस क्रिएट हुआ और केस क्रिएट होने के बाद कोई एक्शन हो गया तो उसको डिसेबल हो जाए ऑटोमेटिक, या बेस्ड ऑन लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम. ठीक है. ठीक है, ये अपन ने क्या कर दिया है कि एस्केलेशन एंट्री बना दी. अब इस एस्केलेशन एंट्री के ऊपर अपन को एस्केलेशंस फायर करना है. तो जब अपन एक्सक्लेशन फायर करेंगे तो अपन को एक्शंस डिफाइन करना पड़ेगा. अब एक्शंस में ये बताना पड़ेगा कि भाई क्या करना है, स्पेसिफिक द टाइम क्राइटेरिया फॉर दिस एज ओवर, कि किस एज के ऊपर. तो जैसे अपन इस पे ले लेते हैं अ, एक मिनट, ऑटो रिसाइन, चूज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब इसमें ये होता है कि जी ठीक है वो सामने वाला बंदा काम नहीं कर पा रहा, तो ये केस ऑटोमेटिक रिजाइन असाइन हो जाए दूसरे बंदे को. तो वो कॉन्फ़िगरेशन अपन एक्शन पे करते हैं कि भाई अगर जो करंटली केस जिसके पास अलॉटेड है वो काम नहीं कर पा रहा, तो ये ऑटोमेटिक इसके ऊपर असाइन हो जाए. ठीक है. थर्ड थिंग इज दैट नोटिफाई यूजर. अपन को यूजर को नोटिफाई करवाना है, तो कौन कौन से यूजर्स को नोटिफाई करवाना है कि इस केस के ऊपर कुछ काम नहीं हुआ या ये केस एस्केलेशन में चला गया. तो अपन यहाँ से यूजर सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपके डायरेक्टर को करवाना है या आपके सुपरवाइजर को करवाना है. तो यहाँ से नोटिफिकेशन टेम्पलेट, जब केस एस्केलेशन होता है तो एक ईमेल, ऑटोमेटिक ईमेल फायर होता है, तो उस ईमेल फायर के अंदर आपको कौन सी टेम्पलेट यूज करनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, यूजर को नोटिफाई करते समय आपको कौन सी नोटिफिकेशन टेम्पलेट करनी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो ये जो ऑटो रीअसाइन केस है, ये ऑटो रीअसाइन केस एक बंदे से हटके दूसरे बंदे पे चले जाएगा. भैया नोटिफाई यूजर, जिससे हटेगा उसके पास, और
जिस यूजर को आप इसको ऐड करोगे उसके पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि ये केस एस्केलेशन मोड में चला गया है और अब इसको दूसरा बंदा पिक कर रहा है। ठीक है। नोटिफाई केस ओनर, साथ में केस ओनर को भी अपन को नोटिफाई करवाना है कि भाई आपका केस पहले इस बंदे के पास था, ये एस्केलेट हो चुका है, अब दूसरा बंदा इस पे काम कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसके ऊपर कुछ कस्टम ईमेल्स भी डाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल 5 ईमेल डाल सकते हो जिसमें वो ये अगर एस्केलेशन फायर होता है तो वो सबके मेल के सबके पास वो एस्केलेटेड मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने एक एक्शन बना दिया। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने उसको बोल दिया कि भाई अगर 1 घंटे के अंदर इस क्राइटेरिया के केस पे काम नहीं होता तो ये एस्केलेट हो जाएगा। ठीक है। अब अपन चलते हैं, ऐसे अपन इस पे क्या कर सकते हैं, इस पे अपन मल्टीपल एस्केलेशंस बना सकते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया। तो यहाँ पे अपन ने एक कर दिया, ऑर्डर दे दिया। सिमिलरली आपको दूसरा बनाना है, यू कैन डू दैट विद डिफरेंट क्राइटेरिया और विद डिफरेंट थिंग्स। तो आप ऐसे एस्केलेशन रूल्स मल्टीपल बना सकते हो और उनके आप ऑर्डर देख सकते हो कि पहले ये प्रोसेस होगा, उसके बाद वो प्रोसेस होगा, उसके बाद दूसरा प्रोसेस होगा। तो यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। तो ये अपन ने अब केस को बना दिया है, अब अपन को इसको मॉनिटर करना है। ठीक है। मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे आप एस्केलेशन सर्च करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक मॉनिटर विजार्ड आ जाएगा, केस एस्केलेशन। तो यहाँ पे आप अपना पहले क्राइटेरिया डाल सकते हो कि भाई केस टू एस्केलेट। ठीक है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये रूल क्राइटेरिया के भी आप पे, तो अपना रूल क्राइटेरिया क्या था, हाई प्रायोरिटी कंटेंट्स का। ठीक है। तो पर्टिकुलर रूल एंट्री अपन ने बोल दिया 1। तो 1 के केस पे अपने पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, तो इसलिए इसने इसको नल किया। तो अभी मैं इसको क्या डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करूं, क्योंकि एक मिनिमम 1 घंटा लिया है उसने। ठीक है। चलो कोई नहीं, तो जैसे ही अपना कोई केस बना, माय केस स्टेटस। सर वहाँ पे स्टेटस कांटेक्ट का लिया था जो। अच्छा, कांटेक्ट का स्टेटस लिया था।
ठीक है, ये फायर 1 घंटे बाद ही होगा। यहाँ पे मैंने इसको टाइम दिया ना, ये पिक नहीं करेगा। ये एस्केलेटेड रेट 1 आवर 0 मिनट। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ जो भी क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के कुछ केसेस पड़े हुए हैं, तो अपन एक बार एंड ऑफ द सेशन इस चीज को देखते हैं कि वहाँ पे कुछ आया या नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एडमिन है वो एडमिन मॉनिटर करेगा कि भाई आप यहाँ से फिल्टर क्राइटेरिया पिक कर लेगा, और फिल्टर क्राइटेरिया पिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करेगा। तो सर्च करने के बाद वो सारे के सारे केस लिस्ट आ जाएगी जो ऑलरेडी एस्केलेटेड हो चुके हैं इस एस्केलेशन रूल से। ठीक है, तो एक बार आप इसको भी शेड्यूल एक छोटा सा वो पीओसी करके देख लेना, तो जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, और अपन एंड ऑफ द सेशन इसको एक बार ट्रैक करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द केस एस्केलेशन रूल। ये खाली केस के लिए ही होता है, और इसमें अपन को अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जहां अपन को किसी केस को एस्केलेट करना है, अगर उसके ऊपर टाइमली कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता, तो सेल्सफोर्स ने एक ऑटोमेशन टूल दिया। उस ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिक उस केस ऐसे सच केसेस को ट्रैक कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द रेस्पेक्टिव फिल्टर क्राइटेरिया। ठीक है। तो केस एस्केलेशन में और कुछ है क्या? कोई एनी क्वेरी? नो सर। अब रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड चलने से पहले दो चीजें और मैं बताऊंगा आपको। पहला तो होता है अपना कस्टम सेटिंग। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसी सेल्सफोर्स का ऐसा फीचर है जो बेसिकली बहुत जगह यूज आता है। ठीक है, और इसको अपन रिलेट करेंगे आगे अपने डेवलपर सेशन में, क्योंकि यहाँ पे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि कस्टम सेटिंग होती क्या है, क्या काम आती है, फिर कैसे काम आती है। तो वो अपन जब डेवलपर सेशन पढ़ेंगे तब अपन बताएंगे। ठीक है, अब बेसिकली कस्टम सेटिंग क्या होती है और अपन को क्यों रिक्वायर्ड पड़ी और इसके पीछे क्या मोटो था। तो मेरी एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं ये बोलता हूँ कि भाई मेरा एक ऐसा डेटा सेट है जो ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अब वो डेटा सेट क्या है? तो मैंने बोला कि मेरे पास एक स्टेट है और एक कंट्री है। ठीक है, मेरी जो कंपनी है वो कुछ स्टेट्स के लिए कुछ कंट्रीज के लिए स्पेसिफिक स्टेट्स पे काम करती है, और मुझे खाली उसी को फॉलो करना है। तो से एन एग्जांपल, यूएस के अंदर मैं खाली फ्लोरिडा और इलोनियस और कैलिफोर्निया में काम करता हूँ। यूके के लिए मैं खाली लंदन के लिए काम करता हूँ। ठीक है, एंड अपने एशिया पैसिफिक में मैं खाली इंडिया के लिए काम करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि मैं खाली इन्हीं के लिए काम करता हूँ, और जो भी मैं अपनी ऑक के अंदर प्रोसेस बनाऊं, ये प्रोसेस मैं बनाने की बात कर रहा हूँ कस्टमाइज सॉल्यूशन। जब भी मैं कभी भी कस्टमाइज सॉल्यूशन क्रिएट करूँ, तो ये चीजें मुझे रेडली अवेलेबल मिलनी चाहिए। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला, जो अभी तक अपन पढ़ते आए हैं कि भाई क्यों ना अपन एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना ले, और उस ऐसे ऑब्जेक्ट को अपन ने नाम दे दें कॉन्फ़िगरेशन डेटा। और उस कॉन्फ़िगरेशन डेटा पे अपन बना दे यूएस और सॉरी कंट्री एंड पिक लिस्ट किसकी, स्टेट की। ठीक है, या अपन कोई टेक्स्ट बॉक्स बना दें और उस टेक्स्ट बॉक्स पे डाल दें कि भाई एक रिकॉर्ड बना दें कि कॉन्फ़िग 1 का रिकॉर्ड है, इसके कंट्री मैंने दे दी यूएस, और इसकी स्टेट मैंने दे दी कि भाई जब भी ये है तो ये 3 स्टेट ऑटोमेटिक पुल आ जाए। इन फ्यूचर अगर मुझे कोई और स्टेट बढ़ानी है तो मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू करके डाल दूँ। ठीक है, दिस इज द वन फर्स्ट सिनेरियो। तो जब भी मैं कोई मेरा डेवलपमेंट करूंगा तो मुझे यहाँ से ये
कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू अपन ने किसके अंदर सेव की है, सब्जेक्ट के अंदर सेव की है। ये यूज केस समझ में आया? अभी जो स्टेटमेंट मैंने बोला, अपन क्या कर रहे हैं और अभी तक अपन ने क्या किया। नो सर। नो। ओके, तो इसको अपन कुछ इस तरह से समझते हैं। जैसे आप लोग एक स्कूल मैनेज कर रहे हो, ठीक है। स्कूल मैनेज के अंदर अपने पास कुछ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू होती है। अब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू कौन कौन सी हो गई? सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू वो हो गई जो थ्रू आउट द एनी स्कूल हमेशा स्टैटिक रहती है। अब जैसे अपन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में बात करें कि क्लासेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, राइट। तो ये अपनी क्या हो गई? सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू। दूसरी वैल्यूज होती है जो डिपेंड करती है उसकी नेचर पे। अब सेकंड वैल्यू अगर अपन बात करें टीचर्स की या स्टूडेंट्स की, तो टीचर और स्टूडेंट एक ऐसी एंटिटी है जो आएंगे भी और छोड़ के भी चले जाएंगे, वो हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू समझ में आया कि क्या होती है? जो वैल्यू चेंज नहीं होती कभी भी। यस सर। यस सर। दूसरी वैल्यू जिसका नेचर ऐसा होता है कि वो चेंज होती रहती है, उसको अपन हमेशा क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शनल एंट्रीज। क्यों? वो एक ट्रांजैक्शन है, और ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक दिन में भी चेंज हो सकता है, एक महीने में भी चेंज हो सकता है, एक साल में भी चेंज हो सकता है। ये अपनी होगी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी। तो अपने जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, सपोज आज एक स्टूडेंट एनरोल हुआ अपने स्कूल में, वो खाली एक ही क्लास तक पढ़ा, दूसरी क्लास में उसने स्कूल चेंज कर लिया, तो वो अपनी ट्रांजैक्शनल एंटिटीज हो गई जो कभी भी चेंज हो सकती है। तो सिस्टम कॉन्फ़िग और ट्रांजैक्शन में डिफरेंस पता चला? यस सर। ठीक है। अब इसी को अपन क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं सेल्स फोर्स में। तो अब मुझे क्या करना है? जब भी सेल्स फोर्स में अपन ट्रांजैक्शनल एंटिटी की बात करेंगे, जो जिसका नेचर है चेंज होना, उसके लिए तो हमेशा अपन क्या बनाएंगे? एस ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो अपना जो टीचर और स्टूडेंट है, तो उसके लिए अपन को दो एस ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एक टीचर के लिए बनाना पड़ेगा और एक स्टूडेंट के लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है जो मेरी सिस्टम कॉन्फ़िग वैल्यू है। सिस्टम कॉन्फ़िग वैल्यू क्लासेस। अब मेरी क्लासेस फर्स्ट से लेके 12 तक हमेशा सेम रहने वाली है, एग्री? यस सर। ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो वो अगेन नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है। अब उसके पीछे क्या गुड ऑप्शन क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। सपोज करो कि ये ऐसा ऑब्जेक्ट एक्सपोज हो गया, किसी ने फर्स्ट क्लास को चेंज करके कुछ दूसरा नाम दे दिया, तो चीजें इंपैक्ट होगी हर जगह, क्योंकि ये सिस्टम कॉन्फ़िग हर जगह यूज आ रहा है। टाइम टेबल में भी यूज आएंगे फर्स्ट से लेके 12 तक, ठीक है। और अगर अपन कैंटीन की बात करें, उसमें भी यूज आएंगे कि भाई डिफरेंट डिफरेंट लंच सेक्शन रख दिया। या अपन कोकुलर एक्टिविटीज की बात करें, तो उसमें भी ये यूज आएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स की, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ठीक है। ये 2 घंटे की स्पोर्ट एक्टिविटी है, ये 5 घंटे की स्पोर्ट एक्टिविटी है, ऐसे मल्टीपल एक्स वाई जेड है, ठीक है। 10th क्लास के बंदे दिन में 3 घंटे खेलेंगे, पूरे वीक में 3 घंटे खेलेंगे। फर्स्ट क्लास वाले पूरे वीक में 2 घंटे खेलेंगे, ठीक है। अब मैंने ये क्लासेस को स्टोर किया अपने एस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो एस ऑब्जेक्ट का पता है, अगर उस एस ऑब्जेक्ट की एक्सेस किसी भी यूजर को मिल जाए, तो वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है, एग्री। मैनिपुलेट के साथ वो उसको डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। और वो उसको अपडेट भी कर सकता है। तो किसी यूजर ने फर्स्ट क्लास को रीनेम करके कर दिया फर्स्ट, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा? यस करेगा। ठीक है। सिमिलरली ये जो क्लासेस स्ट्रक्चर है वो एक्स वाई जेड जगह यूज आ रहा है, तो वो हर जगह रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि किसी यूजर ने उसको चेंज कर दिया। और वो उसने क्यों चेंज किया? क्योंकि उस यूजर को इस ऑब्जेक्ट की परमिशन है। यहाँ तक समझ में आया?
Yes, sir. Yes. सेकंड सिनेरियो, इस एस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी ने शेयरिंग सेटिंग क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर रिकॉर्ड जिसने बनाया है खाली उसी को विजिबल होंगे। Yes. लेकिन ये रिकॉर्ड्स किसी और ने बनाया है तो उनको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ विजिबल नहीं होंगे, नहीं होंगे। नहीं। तो उस केस में क्या हो गया कि ये अपने जो सिस्टम कॉन्फ़िग वैल्यू है वो इम्पैक्ट हो गए। कि जैसे मैंने एक नई एंट्री करना चाहता हूँ 11th क्लास के लिए, अब मुझे 11th ही विजिबल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 11th रिकॉर्ड मैंने नहीं बनाया, अगर मैं बनाता तो वो मुझे विजिबल आ जाता। एग्री? Yes, sir. ठीक है, तो इन चीज और साथ में जैसे जैसे अपन एस ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एस ऑब्जेक्ट का अगेन एक लिमिटेशन होती है। ठीक है, वो अपनी गवर्नर लिमिट में आती है कि आप एक्स नंबर ऑफ एस ऑब्जेक्ट ही एक ऑक में बना सकते हो। ठीक है, साथ में अपन को क्या करना पड़ता है कि जब मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन टेंथ ये मुझे किसी रिकॉर्ड के किसी कस्टमाइज सॉल्यूशन में मुझे रिक्वायर्ड होगा तो उस कस्टमाइज सॉल्यूशन में मुझे इनको क्वेरी करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपन बाद में देखेंगे क्वेरी क्या होती है, एसओक्यूएल क्या होता है। बट हाँ, ये भी लिमिट का एक पार्ट है। ठीक है, तो अब अपन इस एस ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह स्टोर करना चाहते हैं कि जैसे ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन लोड हो ये मुझे अवेलेबल हो जाए। तो उसके लिए सेल्सफोर्स ने क्या बोला है, उसके लिए सेल्सफोर्स ने बोला है कि अगर आपको ऐसे कोई डेटा को स्टोर करना है जैसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉगिन करे कोई बंदा, तो आपको वो इजी वे में अवेलेबल हो और वो किसी भी लिमिट गवर्नर लिमिट का पार्ट नहीं हो, तो उस केस में आपको क्या यूज करना है, उस केस में अपन को यूज करना है कस्टम सेटिंग्स। ठीक है, तो ये अपनी होती है कस्टम सेटिंग्स। अब कस्टम सेटिंग्स भी कई टाइप की होती है। कस्टम सेटिंग्स एग्रीगेट होती है अपने कई तीन चीजों से। तो जैसे अपन ने पढ़ा था सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जब भी अपन कोई ऐसी कस्टम सेटिंग बनाएंगे और उस पे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो, तो उस कस्टम सेटिंग के अंदर जो भी डेटा होगा वो डेटा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दिखेगा, चाहे उस यूजर के पास एक्सेस हो चाहे उस यूजर के पास एक्सेस नहीं हो। ये ऑर्गेनाइजेशन टाइप की कस्टम सेटिंग सभी यूजर्स को विजिबल होगी अनटिल अनलेस जब तक ये अपन ऑर्ग वाली कस्टम सेटिंग प्रोफाइल पे असाइन नहीं करते। ठीक है, सेकंड थिंग, जो इसमें अपन डेटा सेट करेंगे वो मुझे भी सेम वही दिखाई देगा और वो आपको भी वही दिखाई देगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये चीज समझ में आई? Yes, sir. अब अपने पास कस्टम सेटिंग कितने टाइप्स की होती है? बेसिकली कस्टम सेटिंग्स अपने दो टाइप की होती है, लिस्ट एंड हिरार्की। ठीक है, तो कैसे करते हैं, जब भी अपन न्यू पे क्रिएट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन आता है कि आपको हिरारिकल कस्टम सेटिंग क्रिएट करनी है, लिस्ट कस्टम सेटिंग क्रिएट करनी है। तो यहाँ से अपन एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। सेकंड चीज, कस्टम सेटिंग बिल्कुल सिमिलर होती है एस ऑब्जेक्ट के बनाने में, फील्ड्स भी ऐड करनी पड़ती है इसमें, लेकिन इसके अंदर जो अपन को एस ऑब्जेक्ट एक फीचर देता है वो सारे के सारे फीचर अपन को कस्टम सेटिंग में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अपन एक यहाँ पे कस्टम सेटिंग बनाते हैं लिस्ट टाइप की जिसका मैंने नाम दे दिया क्लास कॉन्फिग। ठीक है, इसको मैंने क्या बना दिया, लिस्ट टाइप की बना दी, क्योंकि अभी अपन लिस्ट देख रहे हैं। पब्लिक और प्रोटेक्टेड, पब्लिक मीन्स होता है कि सभी को अवेलेबल होगी, प्रोटेक्टेड मीन्स ये होता है कि ये आपकी खाली ऑर्गेनाइजेशन को अवेलेबल होगी, अगर कोई बाहर का बंदा इसको यूज करने की कोशिश करेगा तो उसको ये कस्टम सेटिंग अवेलेबल नहीं होगी।
ये अपन ने एक नई कस्टम डेफिनेशन बना दी, कस्टम सेटिंग। ठीक है, इसका देखो वही एपीआई नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी से ही है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट की तरह बना है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है जिसको अपन कस्टम सेटिंग बोलते हैं। और ये किस टाइप का है? ये लिस्ट टाइप का है। ठीक है, अब अपन इसके अंदर फील्ड्स बनाएंगे कि भाई ये कस्टम सेटिंग मेरे लिए क्या क्या फील्ड स्टोर करेगी। तो यहाँ जब अपन ऐसा ऑब्जेक्ट बनाते थे तो वहां पे अपन को इससे ज्यादा फील्ड बनाने की ऑप्शंस अवेलेबल होते थे, राइट? यस सर। बट इसके अंदर अपन खाली यही बना सकते हैं, इसके अंदर अपन लुकअप नहीं बना सकते, कोई मास्टर रिलेशनशिप नहीं बन सकते कर सकते। इसके अंदर अपन खाली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, उन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बना दिया टेक्स्ट। और दूसरा बना दिया मैंने नंबर। ठीक है, ये अपन ने बना दिया। अब इसके अंदर वैल्यू कैसे फीड करें? जैसे अपन ऐसा ऑब्जेक्ट में तो वैल्यू फीड करने के लिए टैब्स बनाते थे, तो टैब पे अपन जाते थे, जो भी फील्ड बनाते थे उसके लिए एक ऑटोमेटिक फॉर्म जनरेट हो जाता था। बट इसमें क्या करें? तो इसके लिए अपने पास ऐसा कोई टैब नहीं बनाना, कुछ भी नहीं बनाना। इसमें अपने हर कस्टम सेटिंग के आगे एक मैनेज बटन आता है। जब आप इसको मैनेज करोगे तो ये आपको लिस्ट व्यू यहीं दे देगा। जब आप इसको न्यू पे क्लिक करोगे तो ये एडिट फॉर्म दे देगा। तो जैसे मैंने क्लास बनाया फर्स्ट, इसका मैंने नोटेशन बोल दिया फर्स्ट और इसको रिप्रेजेंट कर दिया 1 से। ठीक है, तो अपन ने एक रिकॉर्ड बना दिया। अब मैं वापस लिस्ट पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक रिकॉर्ड विजिबल है फर्स्ट का। ठीक है, तो ऐसे अपन इसमें क्या करेंगे? वैल्यूज को फीड करेंगे। ठीक है, सेकंड थिंग इज दैट इस फील्ड इसके फील्ड्स के ऊपर कोई परमिशन नहीं लगती। जैसे अपन ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर एफएलएस लगाते थे ना, कस्टम सेटिंग में कभी कोई एफएलएस की कोई या कोई सिक्योरिटी का नाम नहीं होता, खाली एक ही परमिशन लगती है कि आपको ये वाली कस्टम सेटिंग रीड करने की परमिशन है या नहीं है। अगर आपको उसके रीड करने की परमिशन है तो आप इसको इसकी सारी फील्ड्स को रीड कर पाओगे। अगर आपको उसके ऊपर ही परमिशन नहीं है तो उसको अपन रीड नहीं कर पाएंगे, और ये परमिशन अपन प्रोफाइल पे जाके देता है। ये चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब इसको यूज कहाँ करना है? वो यूज जब अपन डेवलपर सेशन पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कस्टम सेटिंग कैसे यूज आएगी। अभी तो अपन ने ये सीखा है कि कस्टम सेटिंग होती क्या है, कितनी टाइप की होती है और कैसे बनाएंगे और डेटा कैसे डालेंगे। ठीक है, अब यूज कहाँ कब कैसे करेंगे वो अपन आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी तक अपन ने कौन सी टाइप की कस्टम सेटिंग देखी? लिस्ट टाइप की कस्टम सेटिंग देखी। और लिस्ट टाइप की कस्टम सेटिंग पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम रहेगी। तो मतलब अगर मैंने ये क्लास एज अ लिस्ट टाइप बनाई है तो ऑग के अंदर जितने भी बंदे हैं, जितने भी यूजर्स हैं, उन सबको सेम टाइप ऑफ डेटा मिलेगा जो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। अब सेकंड कस्टम सेटिंग अपनी आती है हिरारिकल। तो हिरारिकल मीन्स अपन नाम से पता चल रहा होगा हिरारकी है इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी हिरारकी देखो कैसे चलती है। बाय डिफॉल्ट हिरारकी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बाद हिरारकी होती है इसकी प्रोफाइल की, और प्रोफाइल के बाद इसकी हिरारकी होती है यूजर की। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का सबसेट क्या है? प्रोफाइल। और प्रोफाइल का भी सबसेट क्या है? कि इंडिविजुअल यूजर। ये हिरारकी समझ में आई सबको? यस सर।
ठीक है। तो अब अपने पास कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि अपन को हिरारिकल कस्टम सेटिंग यूज करनी पड़ सकती है। एक यूज केस देता हूं मैं आपको कि यहाँ पे क्या है कि मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसकी एप्लीकेशन के अंदर मैं टाइम सेट कर रहा हूँ फॉर स्पेसिफिक डेट। जैसे मैंने किया कि मंडे को मैं, मेरा बिजनेस ओवर तो बोलता है कि मैं सुबह 8 से लेके रात के 12 बजे तक अवेलेबल हूँ, लेकिन मंडे को मैं अवेलेबल हूँ खाली 2 से 6 बजे तक। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना कि एक पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर ही वो डॉक्टर्स अवेलेबल होता है, तो ये अपन ने बोला कि मंडे को ये डॉक्टर 2 से लेके 6 तक अवेलेबल है, ट्यूसडे को ये डॉक्टर 3 से लेके 4 तक अवेलेबल है, वेनसडे को अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है। तो अब इस चीज को अपन कॉन्फ़िगर करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, प्रोफाइल लेवल पे और यूजर लेवल से मतलब क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले अब जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल ने बोल रखा है कि ये मेरा एक्स डॉक्टर है, ये एक्स डॉक्टर हमेशा मंडे से लेके ट्यूसडे को तक, फ्राइडे तक सुबह 11 बजे से लेके शाम 4 बजे तक अवेलेबल रहना चाहिए। ठीक है। तो ये तो अपने ऑर्गेनाइजेशन ने सेट कर दिया कि भाई एक्स यूजर हमेशा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे हॉस्पिटल में उसकी ये टाइमिंग है। ठीक है। अब यहाँ पे अपन डॉक्टर की बात करते हैं। तो जब अपन डॉक्टर की बात करेंगे तो डॉक्टर भी अपने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के होता है। कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कोई अपना ऑर्थोलॉजिस्ट होता है। ठीक है। तो हॉस्पिटल ने अलॉट कर दिया कि 11 से 4 तक का स्लॉट दे दिया, लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें कि जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसके लिए अपन ने एक प्रोफाइल बना रखी है कि भाई जो भी यूजर इस प्रोफाइल को बिलोंग करता है वो कार्डियोलॉजिस्ट है। सिमिलरली ऑर्थोपेडिक, अगर कोई भी ये एक प्रोफाइल है, अगर कोई यूजर इस प्रोफाइल को बिलोंग करता है तो वो ऑर्थोपेडिक है। ठीक है। अब यहाँ पे इन कार्डियोलॉजिस्ट एंड ऑर्थोपेडिक का अलग अलग टाइमिंग है। कार्डियो बैठता है, जैसे ही टोटल अपना 11 से 4 है तो कार्डियो बैठेगा 11 से 1 बजे तक पूरे 5 दिन, और ऑर्थोपेडिक बैठेगा अपना 1 बजे से 4 बजे तक। ठीक है। ये अपनी सेकंड रिक्वायरमेंट, ये समझ में आया अभी तक कि ये सबसे पहले हॉस्पिटल ने अलॉट कर दिया कि आपको 11 से 4 बजे तक बैठना है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के डॉक्टर की अलग अलग टाइमिंग है। कार्डियो बैठ रहा है 11 से 1 बजे तक और ऑर्थोपेडिक बैठ रहा है 1 से 4 बजे तक। ये चीज समझ में आई। यस सर। अब कार्डियोलॉजिस्ट में और ऑर्थोपेडिक में भी कई ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं, वो 11 से 1 बजे तक नहीं बैठते। ठीक है। तो जैसे अपने पास एक एक्स बंदा है, वो एक्स बंदा बोलता है कि मैं 11 से 1 तो नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ 12 से 12:30 बैठूंगा, उसको और भी काम है। एक वाई बंदा है ऑर्थोपेडिक का, वो बोलता है कि मैं 1 से 4 नहीं बैठूंगा, मैं 2 से सिर्फ 2:30 बैठूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन बैठ देखें तो जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन 3 लेवल पे बट गई है। पहली कॉन्फ़िगरेशन किस लेवल पे बटी बटी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन किस लेवल पे बटी, उसके नेचर ऑफ वर्क पे, जो कि अपन प्रोफाइल बोलते हैं। और तीसरी उसकी उस खुद बंदे पे कि वो बंदा कब अवेलेबल है। ठीक है। तो अगर अपन इस चीज को लिस्ट हिरार्की से कॉन्फ़िगर करें तो अपने लिए बहुत ट्रिकी टास्क हो जाएगा। कैसे होगा कि भाई या तो अपन ये 11 से, या तो यही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या फिर यही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या फिर अपन यही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन अपन तीनों चीजें लिस्ट हिरार्की से कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो उस ऐसे सिनेरियो को हैंडल करने के लिए अपने पास हिरारिकल कस्टम सेटिंग होती है। अब बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे जब ये अपनी लिस्ट कस्टम सेटिंग है, इस लिस्ट कस्टम सेटिंग में अपन यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड बनाएंगे वो रिकॉर्ड सबके लिए कांस्टेंट है।
ठीक है, तो अगर मैं इसकी वापस में लिस्ट में जाके देखूं तो 2 रिकॉर्ड अपने पास विजिबल है और ये 2 रिकॉर्ड सभी को होंगे। अब अपन एक हिरारिकल कस्टम सेटिंग बनाते हैं। तो हिरारिकल के लिए अपन को क्या करना है, यहाँ पे हिरारिकी सेट करनी है बस, वो अपनी हिरारिकल कस्टम सेटिंग हो गई। उसके अंदर अपन यहाँ पे अगेन फील्ड डालनी पड़ेगी, तो मैंने डाल दिया एक तो नेम टेक्स्ट, एक अपन ने नंबर में डाल दिया फ्रॉम टाइम, एक अपन ने डाल दिया टू टाइम। ठीक है, अब अपन इसको मैनेज करते हैं। तो जब अपन मैनेज करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, देखो डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो यहाँ पे अपन जो भी रिकॉर्ड बनाएंगे ना वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को विजिबल रहेगा। तो जैसे मैंने डाला नेम में कार्डियोलॉजिस्ट, ये मैंने बोला कि ये 11 बजे से 1 बजे तक अवेलेबल है। ठीक है, 1 से 4 अवेलेबल है। ठीक है, अब कार्डियोलॉजिस्ट की जगह इसको डिपार्टमेंट कर देता हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट 1 से 4 अवेलेबल है। अब डिपार्टमेंट में बोलता है कि नहीं मैं तो 1 से 4 अवेलेबल नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रोफाइल, तो यहाँ पे मैं कार्डियोलॉजिस्ट की प्रोफाइल सेलेक्ट करूंगा। से एन एग्जांपल, दिस इज अ कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफाइल। कार्डियोलॉजिस्ट बोलता है कि मैं 1 से 4 अवेलेबल ना होके मैं 1 से 2 ही अवेलेबल हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये कार्डियोलॉजिस्ट के लिए एक अपन ने टाइम सेट कर दिया 1 से 2। ठीक है, अब कार्डियोलॉजिस्ट में ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है एक्स, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, उस पर्सन को सेलेक्ट करेंगे। ये बोलता है कि मैं 1 से 2 ना रह के मैं खाली 1 से 1.5 ही रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने पास 3 कॉन्फ़िगरेशन है। पहला बोलता है कि भाई पूरा डिपार्टमेंट 1 से लेके 4 बजे तक रहना चाहिए, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट बोलता है कि नहीं मैं 1 से 2 रहूंगा। और कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर एक बंदा है वो बोलता है कि 1 से लेके मैं 1.5 बजे तक ही रहूंगा, आधे घंटे के लिए रहूंगा। तो जब अपन डेवलपमेंट करेंगे और डेवलपमेंट करते समय अपन जब रिकॉर्ड को पिक करेंगे, जैसे मैं एक यूजर हूँ और मेरे कंटेक्स्ट में पूरी चीजें चल रही है, तो मुझे वहां पे मेरा टाइम रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जब वो डेटा पिक करेगा सेल्सफोर्स से, तो वो ये वाला सेम डेटा, तो वो कैसे पिक होगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कि क्या इसका इंडिविजुअल लेवल पे कोई रिकॉर्ड है। तो ये देखेगा यस मेरा इंडिविजुअल लेवल पे रिकॉर्ड है, तो सबसे पहले वो पिक करेगा, वो वाला रिकॉर्ड पिक करेगा। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं उस कैटेगरी में आता हूँ, मैंने खुद का इंडिविजुअल टाइम सेट नहीं किया, मैंने वो कैटेगरी सेट कर दी प्रोफाइल की, कार्डियोलॉजिस्ट की, और मैं कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करता हूँ। फिर मैं दोबारा चेक करूंगा कि इसी रिकॉर्ड के ऊपर मेरा टाइमिंग क्या है। तो वो सबसे पहले चेक करेगा क्या उस जो बंदा इस कॉन्फ़िगर इस ऑर्गेनाइजेशन में लॉगिन है, उस लॉगिन के कंटेक्स्ट में कोई टाइम है। यहाँ पे देखेगा नहीं कोई टाइम
इंडिविजुअल एंट्री नहीं है, तो वो क्या करेगा, मेरे प्रोफाइल वाली एंट्री उठाएगा, फिर वो देखेगा कि अच्छा प्रोफाइल वाले पे उसकी एंट्री बनी हुई है और इस पे टाइमिंग कितना है, 1 से 4। हाँ 1 से 2, तो ये वाला टाइम पिक करके मुझे दे देगा। ठीक है। तीसरा सेटअप, कार्डियोलॉजिस्ट के लिए अपन ने सब कुछ सेटअप कर दिया, लेकिन ऑर्थोपेडिक के लिए अपन ने कोई सेटअप नहीं किया। तो वो जब टाइम उठाएगा तो टाइम उठाते समय यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखेगा क्या जो बंदा इस पे लॉगिन है उसकी कोई एंट्री है, इसमें कोई एंट्री नहीं है। फिर वो चेक करेगा क्या इस बंदे की प्रोफाइल की कोई एंट्री है, कोई एंट्री नहीं है। जब दोनों चीज नहीं मिलेगी तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। तो ऑर्थोपेडिक जब अपने कस्टमाइज सॉल्यूशन को पिक करेगा या यूज करेगा तो उसको हमेशा कौन सा टाइम नजर आएगा, 1 से 4। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। यस सर। तो कभी भी अपने पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जिसके अंदर अपन को डेटा प्री लोड करना पड़ता है, ठीक है, तो प्री लोड के समय अपन हमेशा कस्टम सेटिंग यूज करता है। दो टाइप की कस्टम सेटिंग होती है। पहली लिस्ट कस्टम सेटिंग, लिस्ट के अंदर आप जो भी डेटा बनाओगे डालोगे वो हर यूजर को वो ही नजर आने वाला है। जैसे अपन ने क्लास का बनाया था, कोई भी यूजर उस क्लास को एक्सेस करेगा तो उसको वही रिकॉर्ड नजर आएंगे जो अपन ने उसमें डाले। लेकिन अपनी एक रिक्वायरमेंट और आई जिसके अंदर अपन ने बोला कि भाई हॉस्पिटल ने ये टाइम अलॉट कर रखा है, मेरा जो कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है वो इतने बजे से इतने बजे तक बैठता है, लेकिन मैं तो इतने बजे बैठूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो ऐसी सिनेरियो को हैंडल करने के लिए अपन कौन सी यूज करते हैं, हिरारिकल कस्टम सेटिंग। तो हिरारिकल कस्टम सेटिंग में जब भी अपन डेटा को पिक करेंगे तो वो सबसे पहले ऑटोमेटिक उस यूजर कंटेक्स्ट पे चेक करेगा कि उस यूजर के ऊपर कोई एंट्री है। अगर है तो वो एंट्री पिक करके देगा, अगर नहीं है तो फिर वो जाएगा प्रोफाइल लेवल पे। प्रोफाइल लेवल पे अगर मिलेगी तो दे देगा, नहीं मिलेगी तो फिर वो जाएगा डिफॉल्ट ऑर्ग पे। ठीक है। यस सर। तो ये कस्टम सेटिंग्स होती है। एक बार वो केस वाला अपन देख लेते हैं। अभी तक कुछ नहीं आया। ठीक है, अब अपन एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं रिपोर्ट और डैशबोर्ड का। तो रिपोर्ट्स, सबको पता है कि रिपोर्ट्स क्या होती है। अपने पास एक, जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई आप एक स्कूल मैनेज करते हो, मैंने बोला आप अपने टीचर्स की रिपोर्ट निकाल के दो। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि आप टीचर के जितने भी रिकॉर्ड्स है वो आप मुझे अवेलेबल करवाओ। ठीक है। मैंने ये आपसे बोला कि जो आपके स्कूल के अंदर फीस स्ट्रक्चर है उस फीस स्ट्रक्चर की रिपोर्ट निकाल के दो, या फर्स्ट क्लास से क्या क्या फीस लेते हो, सेकंड क्लास से क्या फीस लेते हो। तो आप मुझे क्या करोगे, उस फीस स्ट्रक्चर का रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाओगे, राइट। अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे फर्स्ट क्लास के सारे स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, मुझे फर्स्ट क्लास के सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करवाओगे। तो ये क्या होता है, एक सिंपल वे में रिपोर्ट होता है। अब रिपोर्ट बनाने के लिए एक अपन को रिपोर्ट मॉड्यूल चाहिए होता है, लेकिन वो सेल्सफोर्स अपन को खुद ही देता है। ठीक है, सेल्सफोर्स ने अपन को एक फीचर दे रखा है जिसमें आप, जिसके हेल्प से आप वो रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो जो आपको देनी है। अब रिपोर्ट भी कई टाइप की होती है। सबसे पहले रिपोर्ट क्या होती है अपनी, टेबुलर रिपोर्ट। टेबुलर रिपोर्ट में क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे है ना आपके स्कूल के अंदर जितनी भी क्लासेस है उस क्लासेस की रिपोर्ट चाहिए। तो आपने क्या किया, एक एस ऑब्जेक्ट बना रखा है, उस एस ऑब्जेक्ट में आपने डाल रखा है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो आप क्या करोगे, जैसे मैं रिपोर्ट मांगूंगा तो उस एस ऑब्जेक्ट का सारा डेटा आप मुझे प्रिंट आउट करके दे दोगे कि ये मेरी रिपोर्ट है, ये देखो फर्स्ट क्लास ये है, इसके अंदर ये इतने बच्चे हैं और इसका टाइमिंग ये सही है। ठीक है। अब सेकंड रिपोर्ट होती है अपनी टेबुलर रिपोर्ट, सॉरी टेबल समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट में अपन किसी भी चीज को समराइज करते हैं। समराइज इन द सेंस कि मैंने बोला कि इस बंदे की रिपोर्ट दो, इसने कितनी फीस अभी तक जमा की है। ठीक है। तो जब वो उसका फीस स्ट्रक्चर आएगा तो उस बंदे का आएगा, जैसे अपना फीस स्ट्रक्चर होता है महीने में अपन को 3 बार फीस जमा करवानी पड़ती है। ठीक है। तो इस बंदे ने जब ये फर्स्ट क्लास में था तो इसने
फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में इतनी इतनी फीस जमा करवाई। जब ये बंदा सेकंड क्लास में आया तो इसने इतनी इतनी फीस जमा करवाई। तो ये एक समरी देगी। तो समरी किस पे देगी कि मुझे एक टोटल समरी चाहिए फीस की। तो उसने इंडिविजुअल वे पे तो अपन को दे दिया कि फर्स्ट क्वार्टर में इतना करवाया, सेकंड क्वार्टर में इतना करवाया, थर्ड क्वार्टर में इतना करवाया। लेकिन मैंने बोला कि टोटल फर्स्ट क्लास में फीस कितनी करवाई, तो वो तीनों का सम आ जाएगा। तो जब अपन तीनों का सम करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं समराइज कर दिया अपन ने कि इसने फर्स्ट क्लास में ये है, लेकिन टोटल इसने इतना रुपया जमा करवाया। तो ऐसी रिपोर्ट्स को अपन बोलते हैं समरी रिपोर्ट। ये अपन बना के देखेंगे कैसे बनेगी और कैसे दिखेगी। थर्ड रिपोर्ट होती है अपनी टेबुलर हो गई, समरी हो गई। फिर आती है अपनी मैट्रिक्स रिपोर्ट। मैट्रिक्स के नाम से ही आपको पता है कि जिसके अंदर एक एक्स होता है और एक वाई होता है। ठीक है, मैट्रिक्स ऐसी होती है ना। यस सर। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब अपन समराइज करते हैं, जैसे अभी अपन ने समराइज किया था, समराइज में क्या किया कि मेरा एक स्टूडेंट का नेम है, फीस क्वार्टर वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे वही फर्स्ट स्टूडेंट ने फर्स्ट क्वार्टर में 1200 रुपये जमा करवाया है, फर्स्ट स्टूडेंट ने सेकेंड क्वार्टर में भी 1200 रुपये जमा करवाया, फर्स्ट स्टूडेंट ने थर्ड क्वार्टर में भी 1200 रुपये जमा करवाया। लेकिन जब मैं इसकी समरी की बात करूं तो इसने टोटल कितने रुपए जमा करवाया, 3600 रुपये। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इसको ग्रुप कर दिया, समराइज कर दिया। ठीक है, सिमिलरली समरी के अंदर अपन हमेशा जो ग्रुपिंग करते हैं या समराइज करते हैं वो अपन हमेशा किस एक्सिस के अकॉर्ड कंटेक्स्ट में करते हैं, एक्स एक्सिस के कंटेक्स्ट में करते हैं। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर वो आपको एक्स एक्सिस के कंटेक्स्ट में भी करने की परमिशन देता है और वाई के अंदर भी परमिशन देता है। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से समझो, अगर मैं इसका टेबुलर स्ट्रक्चर निकालूं। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई मुझे 2 स्टूडेंट की फीस चाहिए। तो उसने बोला कि फर्स्ट ने ये फीस जमा करवाई फर्स्ट क्लास के अंदर, सेकंड ने ये स्टूडेंट कोई सेकंड है, उसने ये जमा करवाई। जब वो सेकंड क्लास में आए तो फर्स्ट ने 1400 करवाए थे, सेकंड स्टूडेंट ने 1600 रुपये करवाए थे। फिर फर्स्ट ने सेकंड क्वार्टर में 1500 रुपये करवाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट की एंट्री आ रही है, सेकंड की एंट्री आ रही है, फिर दोबारा फर्स्ट की आ रही है, सेकंड की आ रही है, फर्स्ट की आ रही है। तो इस रिपोर्ट को मैं ढंग से नहीं पढ़ पाऊंगा। एग्री। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको समराइज करूंगा, फर्स्ट फर्स्ट का एक तरफ और सेकंड सेकंड का एक साथ हो जाए, तो मैं इजी वे में उसको रीड कर सकता हूँ। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करेंगे। जैसे अपन ग्रुपिंग किया 1, तो सबसे पहले 1 का आ जाएगा और यहाँ पे अपने पास टोटल फी स्ट्रक्चर आ जाएगा। 2 का आएगा तो टोटल फी स्ट्रक्चर 2 का आएगा। तो इसको अपन बोलते हैं ग्रुपिंग करना, और इसी को अपन बोलते हैं समरी टेबल। कि 1 के अकॉर्डिंग मुझे समरी पता चल गई, 2 के अकॉर्डिंग मुझे समरी पता चल गई। ये समरी मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि आप एक्स एक्सिस के थ्रू भी कर सकते हो और वाई एक्सिस के थ्रू भी कर सकते हो। तो जब आप दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कंटेक्स्ट में आप समरी कर सकते हो तो उसको अपन मैट्रिक्स टेबल बोलते हैं। और एक लास्ट फॉर्मेट होता है जिसको अपन ज्वाइंट रिपोर्ट बोलते हैं। ज्वाइंट रिपोर्ट के अंदर आपका समरी प्लस मैट्रिक्स प्लस टेबुलर फॉर्म। तो ऐसे अपनी जो डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट फॉर्मेट है, अगर अपन उसको आपस में ज्वाइन करके कुछ रिपोर्ट जनरेट करें तो वो अपनी ज्वाइंट रिपोर्ट्स होती है। ठीक है, तो अपन अब इसको कल एक्सप्लोर करेंगे कि भाई रिपोर्ट्स होती क्या है, कैसे काम करती है, और अपन को रिपोर्ट जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो कल आप एक बार रिपोर्ट का ओवरव्यू पढ़ के आना कि रिपोर्ट्स होती क्या है और कितनी टाइप्स की होती है। फिर कल अपन इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे। ठीक है, ओके। यस सर। तो एक बार एस्केलेशन और देख लेते हैं।
अभी नहीं आया, ठीक है। चलो एक बार आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, आपके पास फिर मॉनिटर कर लेना, ठीक है। तो किसी को कोई क्वेश्चन है कस्टम सेटिंग के अंदर, एस्केलेशन रूल के अंदर और रिपोर्ट के ओवरव्यू के अंदर? नो सर। ठीक है, तो कल आप एक बार रिपोर्ट देख के आना, ओके फिर सर। कल अपन देखेंगे कि रिपोर्ट कैसे बनती है, ठीक है। यस सर। चलो, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।